गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बेटा आज अपन मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। लेक्चर नंबर जो भी है, हो सकता है कि यहाँ पे लेक्चर नंबर अलग लिखा हुआ आ जाए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपन कुछ क्वेश्चन से, ये अपन बाद में करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले करते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है बहुत, कि न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह किस बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। बाय विच बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टू ईच अदर। तो बेटा अपन ने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बंध की सहायता से जुड़े रहते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कौन सा रासायनिक समूह आरएनए को अस्थायी और आसानी से विघटित होने करने योग्य बनाता है? कौन सा ऐसा समूह आरएनए के अंदर जो होता है जो आरएनए को अस्थायी बनाता है? अपन ने बिल्कुल अच्छे तरीके से कहा था कि पेंटोज शर्करा के 2 नंबर कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वह क्या करता है? इसको अस्थायी बनाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा बता? 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर अपन सब जानते हैं बेटा, एक होती है पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फोरिक एसिड। देख लो, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह। ये क्या कह रहा है? हेक्सो शर्करा। आंसर गलत हो जाएगा, हेक्सो शर्करा वाले सभी काट दो, 2 ही बचे। नाइट्रोजनस क्षार फॉस्फेट समूह, यही आंसर होगा और क्या? बी आंसर चला जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? सल्फेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। इनमें से कौन सा डीएनए न्यूक्लियोटाइड के लिए सही संयोजन है? डीएनए के लिए पढ़ा है, डीएनए के लिए ध्यान रखना क्या होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होगी, डीएनए के अंदर ऑक्सीराइबोज होगी नहीं, ऑक्सीराइबोज होगी नहीं। डीए के अंदर यूरेसिल भी नहीं होता है। आंसर क्या चला जाएगा? डीऑक्सीराइबोज प्लस फॉस्फेट प्लस थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के किस कार्बन से जुड़ा होता है? अपन ने बताया था पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के अंदर ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पर ये था 5वां CH2। तो यहीं पे फॉस्फेट जुड़ता है 5वें नंबर कार्बन के ऊपर जुड़ता है। डीएनए है, डीएनए कैसा होता है? अम्लीय और ऋणावेशित, अम्लीय और ऋणात्मक आवेशित। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डीएनए के सार युग्मन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेस पेयरिंग इन डीएनए? एडेनिन ग्वानिन के साथ 2 हाइड्रोजन बनाता है। डीएनए के संबंध में सत्य है, एडेनिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन तो थाइमिन के, एक मिनट क्या हुआ रहा भाई? एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ बनाता है, एडेनिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन नहीं भाई, एडेनिन थाइमिन के साथ 2, बिल्कुल ये रहा, एडेनिन थाइमिन के साथ 3 नहीं। आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, निम्नलिखित नाइट्रोजन सार में, ये तो अपने लास्ट टाइम अपन ने कर लिया था क्वेश्चन, ये भी कर लिया था। मुक्त सिरों की पहचान कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहां पर एक मुक्त सिरा है, ये एक, ये मुक्त सिरा है 2, इसकी पहचान करनी है। अपन सब जानते हैं कि 5' के ऊपर कौन सा होता है बेटा? 5' फॉस्फेट सिरा होगा, और ये कौन सा होगा बेटा? 3' OH सिरा। देख लो क्या आ रहा है, जो भी ऑप्शन के अंदर है। पहला सिरा है 5' फॉस्फेट और दूसरा है 3' हाइड्रोक्सिल। सी आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, आरएनए में पाई जाने वाली पिरामिडिन निम्नलिखित है। अपन ने कहा था बेटा, प्यूरिन जो होती है 2 तरीके की होती है। प्यूरिन होती है एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन जो होती है, पिरामिडिन जो होती है वह 3 तरीके की होती है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब ये पूछ रहा आरएनए के अंदर थाइमिन जो होता है वह बेटा केवल डीएनए के अंदर होता है, आरएनए के अंदर कौन सा होता है बेटा? यूरेसिल होता है। देख लीजिए क्या आंसर चला जाएगा? एडेनिन और गुआनिन नहीं, ये तो प्यूरिन है, पिरामिडिन पूछा है। ठीक है, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोथाइमिन नहीं होती है, थाइमिन और यूरेसिल होती नहीं है, यूरेसिल और साइटोसिन। आंसर क्या चला जाएगा बेटा? डी, यूरेसिल एंड साइटोसिन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आ जाओ अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। डीएनए, बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं बेटा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का
न्यूक्लियोटाइड का लंबा बहुलक होता है। और डीएनए की जो लंबाई होती है, डीएनए की, ये न्यूक्लियोटाइड है बेटा, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, डीएनए बनेंगे। थोड़ा सा बेटा अपन बॉन्डिंग देखते हैं। मुझे बताओ, ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर, ये 4। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, 1 नंबर कार्बन, ये कौन सा है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। नाइट्रोजन क्षार कहां जुड़ा, 1 नंबर पर। कौन सा बंद होता है बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, फिर 4 नंबर के ऊपर, 5 नंबर के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा, यहां पर कौन सा बंद होता है बेटा, फॉस्फो एस्टर बंद। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा बेटा, फॉस्फो डाई एस्टर बंद। क्लियर है बात, ये अपन ने लास्ट क्लास में कर चुके हैं बेटा। एक डीएनए की जो लंबाई होती है, अगला पॉइंट क्या है, द लेंथ ऑफ डीएनए, द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सीधी सी बात है, ये जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए की जो लेंथ है वह उतनी ही क्या होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। द डीएनए विच हैज मोर न्यूक्लियोटाइड, भाई सीधी सी बात है, लंबाई न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा डीएनए जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होंगे वह डीएनए ज्यादा लंबा होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड कम होंगे वह डीएनए कम लंबा होगा। न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। चलते हैं आगे, बहुत ही बढ़िया 2 लाइनें एनसीईआरटी ने दे रखी है कि बेटा 1869 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रेडरिक मिश्चर। क्या नाम था बेटा, फ्रेडरिक मिश्चर। ये सर जो है वो है फ्रेडरिक मिश्चर, बहुत ही शानदार ग्रेट साइंटिस्ट थे। फ्रेडरिक मिश्चर ने क्या किया, केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ को देखा, केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ को देखा और उसे क्या नाम दिया, उसे नाम दिया बेटा न्यूक्लिन। उसे क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, उसे नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिश्चर ने केंद्रक के अंदर अम्लीय पदार्थ को देखा और उसे न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद आती है बात बेटा वॉटसन एंड क्रिक की। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे बेटा। इन दोनों ने मिलकर डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल दिया था। क्या दिया था, डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखना डेटा क्या है बेटा। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल दिया, लेकिन इसने किसकी सहायता ली, इसने एक आंकड़े थे जिसको बोलते हैं एक्स विवर्तन, या एक मिनट, जिसको बोलते हैं एक्स किरण विवर्तन आंकड़े, एक्स किरण विवर्तन आंकड़े, या इंग्लिश में इसको लिखते हैं बेटा एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा। ठीक है, ये डेटा कहां से मिले थे, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मॉरिस विल्किंस और दूसरे का नाम था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किन और रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक प्रयोग किया और इन प्रयोग का डेटा जो था वह था एक्स किरण विवर्तन आंकड़े। इस प्रयोग के डेटा के आधार पर साइंटिस्ट वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया था। तो अगला पॉइंट देखना बेटा क्या कह रहा है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉरिस विल्किंस और रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, एक्सरे विवर्तन डेटा के आधार पर डीएनए द्विरज्जुकी मॉडल को प्रस्तुत किया, डीएनए द्विरज्जुकी मॉडल को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक डीएनए द्विरज्जुकी मॉडल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगर अपन बात कर रहे हैं रियली में अगर देखा जाए टॉपिक तो क्या है बेटा, डीएनए द्विरज्जुकी मॉडल, द्विरज्जुकी मॉडल ये क्या है बेटा, ये देखना इन्होंने एक डायग्राम दिया है, बहुत ही इजी डायग्राम है। ये एक डीएनए का स्टैंड है, एक स्टैंड 5' से 3' जाएगा और दूसरा जो होता है वह भी 3' से 5' की तरफ, 3' से 5' की तरफ। ये क्या कहता है कि
प्रत्येक डीएनए अणु, पहला पॉइंट क्या है बेटा कि प्रत्येक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन से मिलकर बना होता है। प्रत्येक डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो मिलकर किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। ये देखो बेटा, एक श्रृंखला 5' से 3' की तरफ जा रही है और दूसरी श्रृंखला जो है वह 3' से 5' की तरफ जा रही है। अगला पॉइंट देखना बेटा, दोनों श्रृंखलाएं जो होती है, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर, जिसको बोलते हैं बेटा समानांतर, एंटी पैरेलल। क्या होती है बेटा, एंटी पैरेलल होती है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर का मतलब क्या है, अगर एक श्रृंखला बेटा 5' से 3' है, मतलब एक श्रृंखला अगर 5' से 3' की तरफ है तो दूसरी श्रृंखला बेटा 3' से 5' की तरफ रहेगी। इसको बोलते हैं बेटा प्रति समानांतर। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती है। क्या होती है बेटा, पूरक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। एक दूसरे की क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे की पूरक होती है। मतलब अगर अपन को एक रज्जुक एक श्रृंखला का क्रम पता है तो दूसरी श्रृंखला का क्रम भी अपन पता कर सकते हैं। फिर देखना बेटा, दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। एडेनिन और गुएनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, और गुएनिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगली बात करते हैं बेटा कि जो एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स, मैं कह रहा हूं ये एक हेलिक्स है, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बेटा एक हेलिक्स। ये क्या है बेटा, एक हेलिक्स। बेटा एक हेलिक्स डेटा समझ लेना बेटा, एक हेलिक्स के अंदर 10 क्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 10 क्षार युग्म, नाइट्रोजनस बेस। 10 क्या होंगे बेटा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। देखो किस प्रकार से, ये रहा एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। एक हेलिक्स के अंदर कितने क्षार युग्म है बेटा, 10 क्षार युग्म है। पूछ ले, ऐसा डीएनए जिसके अंदर 100 क्षार युग्म है, उस डीएनए की लंबाई कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है वह बेटा होती है बेटा 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है बेटा, 3.4 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स में लगभग 10 क्षार युग्म पाए जाएंगे। तो मुझे बताओ, एक क्षार युग्म से दूसरे क्षार युग्म की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है बात, आगे की तरफ बढ़े। फिर देखो बेटा, डीएनए के अंदर जो है वह हमेशा आपको राइट हैंडेड कोइलिंग देखने को मिलेगी, राइट हैंडेड कोइलिंग देखने को मिलेगी। और क्या है, और कुछ पॉइंट्स, आई थिंक पूरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। आगे की तरफ अपन देखते हैं स्लाइड की हेल्प से डीएनए की स्ट्रक्चर। बेटा क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक एक पॉइंट अपने क्लियर करें। देयर इज अ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन विथ एंटीपैरेलल। ये एंटीपैरेलल, एंटीपैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति समानांतर होती है। पोलैरिटी, उनकी ध्रुवता जो होती है प्रति समानांतर, मतलब एक अगर 5' से 3' की तरफ रन करेगी तो दूसरी जो है वह 3' से 5' की तरफ राइट हैंडेड फैशन के अंदर होती है। इसकी जो बैकबोन होती है सुगर फॉस्फेट एंड बेस जो होते हैं वो अंदर के, बैकबोन जो है वह सुगर फॉस्फेट सुगर इस तरीके से बनी होती है, और बेस जो होते हैं वह सुगर के साथ अंदर की तरफ यूं, नाइट्रोजन बेस जो है वो अंदर की तरफ लगे रहते हैं। बेस आर जॉइंट्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अपन ने समझ लिया। बेस के बीच में
क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैंड इज ड्यू टू द प्यूरिन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो 2 स्टैंड के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस देखने को मिलती है, ये जो 2 डीएनए के स्टैंड, इनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगी, ये किसकी वजह से होगी बेटा, प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। एक पिच जो है वो अपन ने बताया अभी, पिच हेलिक्स की कितनी है 3.4 नैनोमीटर, जिसके अंदर लगभग 10 बेस पेयर होते हैं, इसलिए 2 बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये अपन ने कर लिया कि द बेसिस इन टू स्टैंड आर पेयर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के साथ में 2 ये लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखना है बेटा, ये डायग्राम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर देखते हैं बेटा इरविन चारगाफ का रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था इरविन चारगाफ। क्या नाम था बेटा, इरविन चारगाफ। इन्होंने एक नियम दिया, देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा कि अगर डीएनए के अंदर जितना ए है उतना का उतना क्या होगा, टी होगा, और जितना जी है उतना क्या होगा, सी होगा। ध्यान रखना, इसका मतलब ए की मात्रा जो होती है वह हमेशा थाइमिन के बराबर होगी और जी की मात्रा जो होती है वह साइटोसिन के बराबर होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन है उतना ही क्या होगा, पिरामिडिन होगा। जितना प्यूरिन है उतना ही क्या होगा, पिरामिडिन होगा। प्यूरिन को मैं लिख सकता हूं एडिनिन और गुएनिन, तो मैं पायरिमिडिन को क्या लिख सकता हूं, थाइमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको आगे की तरफ करूं, अगर इस T प्लस सी को इसके नीचे ले आऊं तो A प्लस जी डिवाइड बाय T प्लस सी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है, एक हर एक जाति का एक फिक्स निश्चित मान होती है। फिर डीएनए की लंबाई के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ डेटा दे रखे हैं बेटा। एक है 5 बैक्टीरियोफेज है 5 इंटू 174, उसके अंदर लगभग 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48,502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। और मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर हैप्लॉइड कंटेंट अगुणित मान दिया हुआ है, ये कितना होता है बेटा, 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे की तरफ। अगर अपन बात करें, कैलकुलेशन करें डीएनए की लेंथ की, चलो बेटा इसको मैं आगे जब टॉपिक आएगा उसमें बताऊंगा, अपन पहले सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेंट्रल डॉगमा या जिसको बोलते हैं बेटा मूल सिद्धांत, क्या बोलते हैं बेटा, मूल सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा। बेटा सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था, यह दिया था बेटा फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया था बेटा, फ्रांसिस क्रिक ने। बेटा देखना ये क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये सिद्धांत कहता है कि डीएनए से डीएनए अणु का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया जो है यह कहलाती है प्रतिलिपिकरण। क्या कहलाती है, प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन। क्लियर है, डीएनए से डीएनए अणु का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन। डीएनए से आगे चलकर क्या बनता है बेटा, आरएनए बनता है। डीएनए से आगे चलकर क्या बन रहा है, आरएनए। यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, यह क्रिया कहलाती है बेटा अनुलेखन। क्या कहलाती है, अनुलेखन, या इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से आगे चलकर क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा, अनुवादन। क्या कहलाती है, अनुवादन, ट्रांसलेशन। क्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। यहां पर देखना बेटा, डीएनए से आरएनए बन सकता है और आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है।
और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रति अनुलेखन। क्या कहलाती है? प्रति अनुलेखन, या इसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखते हैं बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह रहा हूं बेटा? सेंट्रल डॉगमा या मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने दिया था, उन्होंने बेटा क्या बताया था कि डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिलिपिकन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। और आरएनए से वापस डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रति अनुलेखन। मैं ये भी कह सकता हूं कि डीएनए से जो सूचनाएं हैं वह आरएनए की तरफ जाती है। सूचनाओं का जो स्थानांतरण होता है, आनुवंशिक सूचनाओं का जो आनुवंशिक सूचनाओं का जो स्थानांतरण है, आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, वह हमेशा डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण हमेशा डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। फिर देखो बेटा, यहां पे इंपोर्टेंट एक और स्लाइड ले लेता हूं मैं। अपन ने कहा कि यहां से छोटा सा बनाऊंगा मैं, सिर्फ डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, मैं शॉर्ट लिखूंगा, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और ये वापस रिवर्स होता है, इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसको साइंटिस्ट टेमिन ने देखा था सबसे पहले, इसलिए उसको टेमिनिज्म भी एनसीईआरटी में नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा, रेप्लिकेशन के समय एक एंजाइम काम में आता है। ये तो कई सारे एंजाइम काम में आते हैं। इंपोर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के समय एक एंजाइम काम में आता है जिसको बोलते हैं बेटा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रति अनुलेखन के समय भी एक एंजाइम काम में आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंपोर्टेंट चीज बताता हूं बेटा। डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन के समय काम में आता है, यह डीएनए अणु से डीएनए का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ठीक है, जबकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, थोड़ा सा देखना बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है कि एमआरएनए से आगे चलकर क्या बनता है बेटा? डीएनए, और ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? सी डीएनए। सी छोटा लिखेंगे, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या लिखते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या इसी को बोलते हैं बेटा संपूरक डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? संपूरक डीएनए। और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? यह क्रिया कहलाती है आपके प्रति अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो यहां पर जो एंजाइम काम में आता है वह एंजाइम होता है बेटा आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बेटा ये भी डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी क्या है? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए बना रहा है। लेकिन ये डीएनए किससे बना रहा है? ये डीएनए आरएनए से डीएनए बना रहा है। इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? आरएनए डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे बेटा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको कहते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, चलो कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। चारगप के नियम के अनुसार कौन सा सही है? बेटा देखो, चारगप नियम क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा वापिस देखो। प्यूरिन जो होते हैं वह पिरामिडिन के बराबर होते हैं, बस ये चारगप। प्यूरिन की जगह मैं लिख लेता हूं A+G, इसकी जगह लिख लेता हूं T+C। पहला पॉइंट तो ये बन सकता है। दूसरा, इसको इसके नीचे ले आता हूं A+G डिवाइड बाय
टी प्लस सी, तो यहां पर क्या बच जाएगा 1, ऐसा ही कुछ होगा। देखते हैं, ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ए प्लस टी इज इक्वल टू, नहीं, ए प्लस सी इक्वल टू जी प्लस, ए प्लस सी कहां है, ए प्लस जी इक्वल टू, ये हो जाएगा ना सी, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक द्विरज्जु के डीएनए में कुल 200 न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन की संख्या 35 है, तो ग्वानिन कितना होगा? अगर देखो बेटा, इफ एडेनिन है 35, तो थाइमिन भी कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। तो एडेनिन प्लस थाइमिन मिलेंगे, 35 प्लस 35 बराबर 70, टोटल कितने हैं? 200। तो ग्वेनिन प्लस साइटोसिन कितने हो जाएंगे? 200 माइनस 70 मतलब कितने हो जाएंगे? 130। तो इसके अंदर ग्वेनिन कितने हो जाएंगे? 65, और साइटोसिन कितने हो जाएंगे? 65। ठीक है, किसकी गणना करनी है? ग्वानिन। ग्वानिन कितनी हो जाएंगे बेटा? 35। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक डीएनए सैंपल ए में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? 200 न्यूक्लियोटाइड है और बी में भी 200 है, सैंपल ए में कुल 40 एडेनिन और सैंपल बी में 35 ग्वानिन। देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, अपन इसको इधर कर लेंगे। इस एक सैंपल है डीएनए सैंपल ए में, यहां पे देखना, एक सैंपल है डीएनए का जिसका नाम है ए और एक सैंपल है जिसका नाम है बी। ए और बी दोनों के अंदर कितने हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों के अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड है। सैंपल ए में 40 एडेनिन है, यहां पर कितने दे रखे? 40 एडेनिन, और सैंपल बी में 35 ग्वानिन। 35 क्या दे रखे? ग्वानिन दे रखे। तो कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी होगा? किस तरीके से करोगे बताइए बेटा? अगर अपन किसी भी तरीके से इस डीएनए के अंदर, इन डीएनए के अंदर अपन हाइड्रोजन बंध की संख्या ज्ञात कर लें, हाइड्रोजन बंध ज्ञात करते हैं, तो अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा डीएनए ज्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व जो है वह उतना ही ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन बेटा मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके लिया हुआ है। अब देखो बेटा, मैं इधर सैंपल ए को सॉल्व करूंगा और इधर सॉल्व करूंगा बेटा सैंपल बी को। कैलकुलेशन दोनों में एक जैसी है। अगर ए जो है, क्या कह रहा है, सैंपल ए के अंदर एडेनिन जो है 40 है, इफ, रुक जा, ए कितना है बेटा? 40, तो टी कितना हो जाएगा? 40, तो ए प्लस टी कितना हो गया? 80, तो जी प्लस सी कितना हो जाएगा? 200 माइनस 80 मतलब जी कितना हो जाएगा? जी प्लस सी कितना हो जाएगा? 120, जी कितना हो जाएगा? 60, सी कितना हो जाएगा? 60। मतलब ए कितना आया? मतलब इसके अंदर क्या डेटा है अपने पास? ए है 40, टी है 40, जी है 60 और सी है 60। यही है डेटा अपने पास, यही है इसे सॉल्व करने पर। तो मुझे बताओ ए और टी के कितने, मैं इसको ऐसे लिख लूं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ए और टी का कितने का जोड़ा है? 40 का जोड़ा है। जी और सी का कितने का जोड़ा है? 60 का जोड़ा है। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? अरे कह सकता हूं ना, हाँ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 40 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। क्यों? क्योंकि ए और टी के बीच में, एक जोड़े के बीच में 2 हाइड्रोजन बंद है, तो 40 के बीच में कितने हाइड्रोजन बंद हो जाएंगे? 80। जी और सी को 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 60 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा? 180। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 0, 260। यहां पर कितने बॉन्ड है बेटा? 260। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर जी दे रखा है 35, रुक जा, जी कितना दे रखा है? 35, तो सी भी कितना हो जाएगा? 35 हो गया। तो जी प्लस सी कितने हो गए? 70। तो ए और टी कितना हो जाएगा? 200 माइनस 70 मतलब 130। ए कितना है? 65। टी कितना हो जाएगा? 65। तो सभी डेटा यहां पे लिख लो पहले, ए 65, टी 65, जी 35, सी 35। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है, ए डबल बॉन्ड टी को किससे मल्टीप्लाई, यहां पे लिख लेता हूं, ए डबल बॉन्ड टी किससे मल्टीप्लाई करूं? 35 का जोड़ा है, नहीं सॉरी 65 का जोड़ा है, 65 का, सॉरी रफ कर लेते हैं नहीं तो कहेंगे ये किससे का जोड़ा है बेटा? 65 का। 65 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, कितना आ जाएगा? 130।
जी ट्रिपल बॉन्ड सी कितने का जोड़ा है 35 का, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 90 और 105 1 3 3 9 1 10 105 ये क्या हो जाएगा 5 3 2 यहाँ पर 235 हाइड्रोजन यहाँ पर 260 मतलब ए जो डीएनए है वह ज्यादा हिस्सा ही। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है थोड़ा लेकिन अच्छा है। चलिए नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।